हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास स्पेशली बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए है एंड इससे पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं मैराथन की, और उससे भी पहले 10 मैराथन की क्लास हुई थी। इन दोनों का ही प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है, तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक जगह एक फ़ोल्डर में ही सारी वीडियोस मिल जाएंगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक प्रजाति आनुवांशिक शारीरिक विभिन्नताओं द्वारा पहचाने जाने वाले लोगों का एक वृहद समूह है? ऑप्शंस दिए गए हैं बिजेंस एंड बिजेंस, क्रोबर, टेलर, रिजले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिजेंस एंड बिजेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रजाति आनुवांशिक शारीरिक विभिन्नताओं के द्वारा पहचाने जाने वाले लोगों का जो एक वृहद समूह होता है वो ही एक क्या है? प्रजातीय है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर औद्योगिकवाद, डेनियल बेल, पवित्र एवं निरपेक्ष दुर्खीम, विलासी वर्ग वेबलन, संदर्भ समूह मर्टन। यहाँ पर सही कौन सा नहीं है ये बताइए, ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी पवित्र एवं निरपेक्ष हो जाएगा। हॉवर्ड बेकर ने बात की है पवित्र निरपेक्ष की। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्खीम की जगह पर क्या होना चाहिए था? हॉवर्ड बेकर होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पुस्तक लिखी है? ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेडरिक जेम्सन, उल्ड्रिच बेक, एंथनी गिडेंस, बोडिलार्ड। फ्रेडरिक जेम्सन, उल्ड्रिच बेक, एंथनी गिडेंस, बोडिलार्ड ऑप्शंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, नेट के एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछी गई है। यहाँ पर एंथनी गिडेंस हो जाएगा। एंथनी गिडेंस वही है जिन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया हुआ था, स्ट्रक्चरेशन का सिद्धांत दिया हुआ था। एंथनी गिडेंस ने थ्योरी दी हुई है। इसके अलावा इनकी एक बुक है मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी ये बुक है। फिर एक बुक इनकी आती है कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी। ठीक है, तो ये बुक्स याद रखिएगा, एंथनी गिडेंस की है। संरचनाकरण का सिद्धांत एंथनी गिडेंस ने ही दिया है। चलिए आगे देखते हैं। किसने अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? यहाँ पर सिद्धांत का नाम क्या पूछा जा रहा है, क्या नाम बताया गया है? अभिव्यक्तिशील क्रिया का सिद्धांत। ऑप्शंस दिए गए हैं कॉल पॉपर, हेबरमास, एच.जी. गेडामेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को किसने दिया है? कॉल पॉपर, हेबरमास, एच.जी. गेडामेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभिव्यक्तिशील क्रिया की जो बात है वो हेबरमास ने की है। हेबरमास यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संचारात्मक क्रिया यानी कि कम्युनिकेटिव एक्शन की भी ये बात हेबरमास कहते हैं। और इनका एक स्टेटमेंट है, आधुनिकता का प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, किससे संबंधित है, किसका तर्क है, किसका कहना है, तो वो हेबरमास ही हैं। ठीक है, इनका ही कहना था कि आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। ये आधुनिकता, पूंजीवाद और जो लोकतंत्र जिसे प्रजातंत्र कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हेबरमास? ये तीनों ही, यानी कि जो लोकतंत्र है, ठीक है, पूंजीवाद है और जो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और जो हमारा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र, इसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त करना है। तो हेबरमास कहते हैं जब तक कि हम लोकतंत्र के उद्देश्य को यानी कि स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कि हमें पोस्ट मॉडर्निटी यानी उत्तर आधुनिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसी वजह से ये कहते हैं कि आधुनिकता एक अधूरा
प्रोजेक्ट है। आधुनिकता की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आधुनिकता, लोकतंत्र और पूंजीवादी को क्या माना है? पूंजीवाद को एक पर्यायवाची माना है, एक दूसरे के क्या है? ये पर्यायवाची है। इसी वजह से ये कहते हैं कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो उद्देश्य है स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त करना, जब तक कि हम इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें पोस्ट मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकता के बारे में हमें विचार, हमें सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान समाजशास्त्र है, ये किसका तर्क है, किसका कहना है? ऑप्शंस दिए गए हैं दुर्खीम, पार्क एंड बर्गेस, वेबर, बर्नॉट। दुर्खीम, पार्क एंड बर्गेस, वेबर, बर्नॉट ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्क एंड बर्गेस। पार्क एंड बर्गेस का कहना है कि जो समाजशास्त्र है वह सामूहिक व्यवहारों का क्या है? विज्ञान है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने विवाह और परिवार का सघन्य अध्ययन किया? विवाह और परिवार का इनमें से किसने सघन्य अध्ययन किया है और वो भारतीय समाजशास्त्री हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय समाजशास्त्री के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं जी एस घुरिये, के एम कपाड़िया, ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह। जी एस घुरिये, के एम कपाड़िया, ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाता है के एम कपाड़िया। के एम कपाड़िया ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक क्या है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये इनकी बुक है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य जो इतना सीमित है कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते, पाने का प्रयत्न करते हैं, वो क्या कहलाएगी प्रक्रिया? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सात्मीकरण या फिर संघर्ष? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सात्मीकरण, संघर्ष ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य है, लेकिन जो उद्देश्य है ना, जिसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो सीमित मात्रा में है, सब उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्पर्धा कहलाती है। प्रतिस्पर्धा किस में आएगी? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। देखिए, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सबका फोल्डर बना दिया गया है। तो सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। तो हम लोगों ने जब पढ़ा था तो गेलेन एंड गिलेन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया की बात की, दूसरा उन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कहा, जिसके अंतर्गत इन्होंने सहयोग, है ना, गिलेन एंड गिलेन ने सहयोग की बात की, सात्मीकरण की बात की थी, है ना, और भी कई बात की थी। सहयोग हो जाएगा, सात्मीकरण हो जाएगा, हाँ। और जो तीसरा है असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, उस असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया जिसको कि हम विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया या असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। ये ज़्यादातर इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, असहयोगी की जगह विघटनात्मक या असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया करके पूछ लेते हैं। तो उसमें हम लोग प्रतिस्पर्धा, है ना, कंपटीशन जिसे प्रतियोगिता कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, है ना, फिर विरोध, विद्रोह, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? इसमें ये जो सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, ये निरंतर पाई जाती है। ठीक है, ये निरंतर क्या है? चलती रहती है जो प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया है, और ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सभी समाजों में कंपटीशन देखने को मिलता है। हालांकि कार्ल मार्क्स का ये भी कहना था कि ये जो कंपटीशन है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है, ये पूंजीवादी समाजों की विशेषता है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ होती हैं उनमें ये कंपटीशन, ये जो प्रोसेस है कंपटीशन का, ये देखने को मिलता है। ये हालांकि कार्ल मार्क्स का कहना है। वैसे ये जो कंपटीशन है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया हर समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा
वेबर इसके बारे में क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता के बारे में, कि ये एक शांतिपूर्ण संघर्ष है। क्या है, यह एक शांतिपूर्ण संघर्ष है, किसका कहना है, वेबर का कहना है। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। बहुत लोग ग्रीन, कोज़र और वेबर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वेबर ने कहा है, मैक्स वेबर ने कहा है कि जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा है, वह एक शांतिपूर्ण संघर्ष है। ठीक है, शांतिपूर्ण संघर्ष है। और इस प्रक्रिया में कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, है ना, शोषण की जो भावना है, ये जैसी भावनाएं पाई जाती है कभी कभी, तो इस वजह से भी इसे कभी कभी पृथक्करण की प्रक्रिया भी मान लिया जाता है। तो यहाँ पर कंपटीशन प्रतिस्पर्धा राइट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज सेमेल का समूह का एकल, द्विक और त्रिक के रूप में वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर आधारित है? शारीरिक समीपता, सदस्यता की प्रकृति, सामाजिक संबंध, समूह का आकार। अब देखिए, सोशल जो ग्रुप है, सामाजिक समूह, सोशल जो ग्रुप है, सामाजिक समूह है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है और वहाँ से आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें रेफरेंस ग्रुप, समूह के जितने भी प्रकार समाजशास्त्रियों ने बताए हैं या समूह से रिलेटेड और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को कंप्लीट करा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, समूह का आकार। ठीक है, समूह का आकार हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो जॉर्ज सेमेल हैं, ये किस में आते हैं, संघर्षात्मक प्रकार्यवादी में आते हैं ये। ठीक है, या प्रकार्यात्मक संघर्षवादी के अंतर्गत जॉर्ज सेमेल आते हैं। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से ये संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन संदर्भ समूह का अर्थबोध करता है? रेफरेंस ग्रुप के बारे में बात हो रही है। अब देख लेते हैं, ए क्या कह रहा है, एक समूह जो सामाजिक सुधार करता है, एक समूह जो दूसरे से संघर्ष करता है, एक समूह जो दूसरे समूह पर दबाव डालता है, या फिर एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैली का अनुकरण करता है। रेफरेंस ग्रुप को इनमें से कौन सही तरीके से परिभाषित कर रहा है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समूह जो दूसरे समूह के तौर तरीकों और जीवन शैलियों का क्या करता है, अनुकरण करता है। देखिए, रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह की बात सबसे पहले हाइमन ने की थी। सबसे पहले किसने की थी, हाइमन ने की थी। लेकिन याद रखिएगा, ये ध्यान रहे, समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात, रेफरेंस ग्रुप की बात रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। उन्होंने क्या कहा है संदर्भ समूह के बारे में, कि ये व्यक्ति का ऐसा समूह होता है जिसका कि वह मेंबर नहीं होता, सदस्य नहीं होता है उस समूह का, लेकिन उस समूह का वह सदस्य बनना चाहता है। और इस संदर्भ समूह के निर्माण के वे दो आधार बताते हैं। एक आधार तो वो आकांक्षा की बात करते हैं और दूसरा आधार क्या है, तुलनात्मक अभाव बोध, सापेक्षिक वंचना या सापेक्षिक वंचन। ठीक है, तो ये दो आधार याद रखिएगा। और इस तरीके से परिभाषा किसने दी है, परिभाषित किसने किया है रेफरेंस ग्रुप को, रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। संपत्ति के 4 प्रकार जो बोर्दियो द्वारा दिए गए निम्न में से कौन सा है? ठीक है, संपत्ति के या पूंजी के 4 प्रकार बताए हैं बोर्दियो ने। अब इनमें से कौन सा है ये बताना है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति या फिर इनमें से सभी। आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति या फिर ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर बोर्दियो की बात आ रही है। उन्होंने ये 4 तरह की संपत्ति की बात की थी और एक संपत्ति क्या है, प्रतीकात्मक संपत्ति या प्रतीकात्मक पूंजी। तो ये तीनों सही हो जाएगा। आर्थिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, सांस्कृतिक संपत्ति और अभी आप लोगों को एक क्या बताई गई, प्रतीकात्मक संपत्ति या प्रतीकात्मक पूंजी, है ना। संपत्ति की जगह पूंजी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग, प्रस्थिति समूह, आयु एवं लिंग समूह उदाहरण है द्वितीयक समूह के, संदर्भ समूह का, प्राथमिक समूह का या फिर अर्ध समूह का। किसके अंतर्गत ये सभी आएंगे, सामाजिक वर्ग, प्रस्थिति समूह, आयु एवं लिंग समूह, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, क्वाइसी ग्रुप,
अर्ध समूह के अंतर्गत आएंगे। जब सोशल ग्रुप पढ़ाया जा रहा था तो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था, बताया गया था कि जो ये क्वासी ग्रुप है अर्ध समूह, या फिर अर्ध समूह की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, आभासीय समूह। ये कॉन्सेप्ट किसका है, जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का है। जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर का ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे समूह में क्या होता है, समूह के कुछ तो विशेषताएं या कुछ लक्षण तो पाए जाते हैं और कुछ क्या होता है, कुछ लक्षणों कुछ विशेषताओं का अभाव होता है ऐसे समूह में। ऐसे कैसे, मतलब अर्ध समूह या आभासी समूह में समूह के कुछ तो विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ का अभाव होता है। अब अभाव कैसा होगा, जैसे कि जागरूकता का अभाव। ऐसे समूह के सदस्य क्या होंगे, एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होंगे कि वे एक ही समूह के सदस्य हैं। ठीक है, फिर पूर्ण संगठन का अभाव होता है। ऐसे समूह में पूर्ण संगठन का भी अभाव देखने को मिलता है, पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बस स्टैंड पर लोग वेट कर रहे होते हैं बस का, है ना, ये सभी एग्जाम्पल्स क्वासी ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को ही सभ्यता कहा है। संस्कृति का जो जटिल और विकसित रूप है वो सभ्यता कहलाता है, इस तरीके से किसने परिभाषित किया है, गिलेन एंड गिलेन, कूले, क्रोबर, टाइलर ऑप्शंस दिए गए हैं। गिलेन एंड गिलेन, कूले, क्रोबर, टाइलर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा गिलेन एंड गिलेन। गिलेन एंड गिलेन कल्चरल सोशियोलॉजी इनकी बुक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौतिक सामाजिक विरासत, भौतिक संस्कृति हमारी सभ्यता है, जबकि अभौतिक सामाजिक विरासत यानी कि अभौतिक संस्कृति हमारी संस्कृति है। भौतिक संस्कृति हमारी सभ्यता है और जो अभौतिक संस्कृति है वह हमारी संस्कृति है, इस तरीके से किसने परिभाषित किया है, गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम, टाइलर। गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम, टाइलर ऑप्शंस दिए गए हैं। भौतिक संस्कृति की जगह केवल हो सकता है ये भी ऐसे करके पूछ लिया जाए, भौतिक सामाजिक विरासत हमारी सभ्यता है और भौतिक सामाजिक विरासत हमारी संस्कृति है ना। तो यहाँ पर मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। मैकेवर एंड पेज ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैकेवर एंड पेज का क्या कहना था कि जो संस्कृति है, कल्चर है, ये क्या करती है, हमारी आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। संस्कृति हमारी आंतरिक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आंतरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, मेलानोव्स्की ने क्या कहा है, मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बताया है संस्कृति को। कल्चर, इस टॉपिक को अभी जल्द ही कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वीडियोज़ नहीं देखी हैं, क्लासेस नहीं देखी हैं, उन सभी को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। किसके अनुसार आकस्मिक और औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह का निर्माण करते हैं। जो आकस्मिक और औपचारिक संबंध होते हैं वे सेकेंडरी ग्रुप का निर्माण करते हैं, इनमें से किसका कहना है, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, लैंडेंस, स्पेंसर, किंग्सले डेविस। ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, लैंडेंस, स्पेंसर, किंग्सले डेविस ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ हो जाएगा। ठीक है, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंबना का इनका कॉन्सेप्ट रहा है, भौतिक अभौतिक संस्कृति की इन्होंने बात की है। चलिए नेक्स्ट है, सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता है, बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है। यह विचार व्यक्त किया है लुइस कोजर, कार्ल मार्क्स, ब्लूमर, सिमेल। लुइस कोजर, कार्ल मार्क्स, ब्लूमर, सिमेल ऑप्शंस दिए गए हैं। जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है उसको कह रहे हैं कि हमेशा विनाशकारी नहीं होता है, विघटनकारी नहीं होता है, बल्कि ये समन्वयी भूमिका भी निभाता है। और ये कहना किसका है, लुइस कोजर का कहना है। लुइस कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ था। अब किस बुक में इन्होंने दिया हुआ था, फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट ये इनकी बुक है जिसमें कि उन्होंने सामाजिक संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। संघर्ष ने जो टर्नर है ना, टर्नर ने इनको क्या कहा था,
कोजर को संघर्षात्मक प्रकारवादी कहा था। और जो लुइस कोजर हैं वे दो तरह की संघर्ष की बात करते हैं, आंतरिक संघर्ष और बाह्य संघर्ष। और ये कहते हैं कि जो संघर्ष है वे सामाजिक व्यवस्था के एकीकरण और उसके अनुकूलन के लिए क्या करता है, अनुकूलन को बनाए रखता है। जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल सिस्टम है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सोशल सिस्टम के अनुकूलन और एकीकरण को बनाए रखता है। यह इनका तर्क था, इनका कहना था। अब यहाँ पर प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? रामायण, उपनिषद, वेद, भगवद गीता। रामायण, उपनिषद, वेद, भगवद गीता ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भगवद गीता। भगवद गीता हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइपोगैमी क्या है? हाइपोगैमी किसी कन्या का निम्न वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह, जाति के बाहर विवाह, एक कन्या और एक पुरुष का विवाह, या फिर किसी कन्या का उच्च वर्ग या जाति के पुरुष से विवाह। हाइपोगैमी, ठीक है, हाइपोगैमी क्या है? उच्च कन्या का निम्न जाति के पुरुष से, यानी उच्च जाति की कन्या है, उच्च जाति की लड़की है और उसका विवाह निम्न जाति के लड़के से जब होता है तो उसे हाइपोगैमी कहते हैं। इस विवाह को हिंदी में क्या कहा जाता है? हाइपोगैमी मैरिज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। यानी कि कन्या क्या है? उच्च जाति की है और निम्न जाति का क्या है? लड़का है, ठीक है। उसके साथ जब विवाह हो रहा है तो ऐसा विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। और ठीक इसके अपोजिट कर लीजिए, उच्च जाति का लड़का कर लीजिए और निम्न जाति की लड़की कर लीजिए, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, रूथ बेनेडिक्ट का नाम किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से दिए गए हैं? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना। रूथ बेनेडिक्ट का इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है? किस कॉन्सेप्ट को रूथ बेनेडिक्ट ने दिया है बताइए? कई बार बताया गया है कल्चर पैटर्न, सांस्कृतिक प्रतिमान। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है? पैटर्न ऑफ कल्चर है, याद आ रहा है? पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट की बुक का नाम है और 3 जनजातियों पर इन्होंने अध्ययन किया था। जूनी एक जनजाति का नाम क्या था? जूनी या जूनी, फिर क्वैक्टुअल और तीसरी क्या थी? दोबियोन। जूनी, क्वैक्टुअल, दोबियोन, इन 3 जनजातियों का अध्ययन रूथ बेनेडिक्ट ने किया था। और इनका ये कहना था कि जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वन मैन वन कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, रूथ बेनेडिक्ट ने। और इसके अलावा इन्होंने 2 तरह के व्यक्तित्व की भी बात की थी। एक तो अपोलोनियन, ठीक है, अपोलोनियन, जिसमें कि ऐसे व्यक्तित्व में किसकी बात करते हैं? ऐसे लोग जो होते हैं वे शांति प्रिय, सहयोगी तरह के होते हैं, किस्म के होते हैं। डायनोशियन में ईर्ष्यालु, झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति की बात ये करते हैं रूथ बेनेडिक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैटर्न ऑफ कल्चर इनकी बुक है। 3 जनजातियों का इन्होंने अध्ययन किया है, जूनी, क्वैक्टुअल और दोबियोन। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पूर्व औद्योगिक समाज के साधारण लोगों की संस्कृति को क्या कहते हैं? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पूर्व औद्योगिक समाज पूछा जा रहा है। पूर्व औद्योगिक समाज में जो साधारण लोग थे उनकी संस्कृति को क्या कहा जाता था? उप संस्कृति, जन संस्कृति, लोक संस्कृति या फिर उच्च संस्कृति? सही हो जाएगा यहाँ पर लोक संस्कृति। लोक संस्कृति यानी फोक कल्चर। फोक कल्चर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तुरंत याद आना चाहिए, आप लोगों को कई बार बताया गया है, रॉबर्ट रेडफील्ड। फोक कल्चर, फोक सोसाइटी किसका कॉन्सेप्ट है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक भाव के 3 तत्व। हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। इसकी बात किसने की है? विकल्प में है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड,
किंग्सले डेविस, मैकएवन पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बीरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकएवन पेज ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही यहाँ पर हो जाएगा मैकएवन पेज। मैकएवन पेज ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बुक पूछी गई है एक आयामी मानव। एक आयामी मानव ये पुस्तक किसकी है? विकल्प है वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस। वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस ऑप्शंस दिए गए हैं। एक आयामी मानव किसकी हो जाएगी? हर्बर्ट मार्क्यूस की। हर्बर्ट मार्क्यूस की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह कथन किसका है? मैकएवन पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे। मैकएवन पेज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, ये किसका कहना है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेलानोव्स्की। मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेलानोव्स्की ने मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया था। याद आ रहा है आप लोगों को? 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता, तृतीयक आवश्यकता। ठीक है, ये 3 तरह की इन्होंने आवश्यकताओं की बात की थी और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसको बताया था? संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था, है ना? याद आ रहा है? तो और फिर मेलानोव्स्की ये भी कहते हैं कि व्यक्ति ने ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। मेलानोव्स्की यहाँ पर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, और मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, भूमिका तनाव, भूमिका संघर्ष, भूमिका संक्रमण एंड भूमिका श्रृंखला। आप लोग बताइए देख करके क्या सही होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बतानी है, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पुराने वालों को तो पता है, वो लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। जो रोल टॉपिक है ना, रोल टॉपिक को 2 बार कंप्लीट कराया गया है। अब 2 बार क्यों? एक तो क्लासेस जो रोल से रिलेटेड ली गई थी वो काफ़ी समय पहले ली गई थी, है ना, 2-3 साल पहले की बात है। उसमें साथ में कंप्लीट कराया गया था स्टेटस, रोल एंड कल्चर। तो स्टेटस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, रोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स यानी कि अवधारणाएँ और भी जो हैं, ठीक है, इसके अलावा भी ऑप्शंस में जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी और जो रोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, प्लस संस्कृति से रिलेटेड जो भी अवधारणाएं हैं, इन सभी को काफ़ी समय पहले कंप्लीट कराया जा चुका है। कॉन्सेप्ट क्या है ये बताया गया है, प्लस उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको कंप्लीट कराया गया था। अभी हाल ही में रोल एंड स्टेटस, स्टेटस एंड रोल, इन दोनों को एक साथ कंप्लीट कराया गया है। कल्चर की अलग से क्लास ली गई थी। तो रोल एंड स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस या जो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे उनको भी ऐड कराया गया है उन क्लासेस में। जो अभी जल्दी क्लासेस हुई है उसमें उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया गया है। तो दोनों ही क्लासेस, दोनों ही जो फोल्डर हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, दोनों को ही देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूमिका तनाव की अगर हम बात करें तो अपेक्षानुसार भूमिका निभाने में जब कठिनाई होती है तो वो भूमिका तनाव कहलाती है। संघर्ष यानी कि एक समय में ही 2 तरह की भूमिका की जब मांग होती है व्यक्ति के सामने तो वो भूमिका संघर्ष में आ जाता है। भूमिका संक्रमण यानी कि एक भूमिका से दूसरी भूमिका में जब परिवर्तन होता है तब। भूमिका श्रृंखला यानी कि एक सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी हुई कई भूमिकाओं का जो संग्रह होता है वो भूमिका श्रृंखला कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है ना। आप लोग अभी मैचिंग में देख रहे हैं, इसे सेंटेंस स्टेटमेंट में भी दे देते हैं, फिर ऑप्शंस में से बताना होता है। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे भूमिका तनाव की अवधारणा किसने दी है। हालांकि जब क्लासेस हुई हैं जो भी, उसमें बताया भी गया है ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये रोल कॉन्फ्लिक्ट का किसका है ना, ये इस तरीके से बताया गया है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे कम जाते हैं, ऐसा नहीं पूछे जाते,
कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर इस तरीके से आप मैचिंग में देखेंगे या फिर कथन के रूप में देखने को आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी। कार्ल मार्क्स ने जो सोशल चेंज की बात की है तो उससे रिलेटेड कौन सी थ्योरी इन्होंने कार्ल मार्क्स ने दी है? प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, उद्विकासवादी या फिर प्रकार्यवादी। कार्ल मार्क्स इनको भी कंप्लीट कराया जा चुका है, काफ़ी समय पहले क्लास ली गई थी। इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी थ्योरीज इन्होंने दी है, जैसे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दो तरह की संरचना की बात की है, स्ट्रक्चर की बात की है, अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात, ठीक है। फिर इसके अलावा स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग। फिर एक कॉन्सेप्ट इनका आता है सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन सभी को कंप्लीट कराया गया है एक क्लास में। एक क्लास ली गई थी महत्वपूर्ण कथन से संबंधित, जो कि कार्ल मार्क्स के हैं, है ना, एग्जाम्स में देखने को मिलता है। फिर बाकी की जो क्लासेस 3-4 हुई हैं वो इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, एमसीक्यूज, उनसे रिलेटेड है। तो इसको भी ज़रूर देखिएगा, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। इसका भी प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विभिन्न विशेषताओं का कौन सा समूह परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है? वर्ण व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, गांव पंचायत, सामाजिक गतिशीलता, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार, पुनर्जन्म में विश्वास, खुला स्त्रीकरण, बंद स्त्रीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर बंद स्त्रीकरण, पुरुषार्थ, संयुक्त परिवार हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है किसमें? सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की बात हुई है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इनमें से किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें बताया गया था। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। 25 से 50 वर्ष तक की आयु व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में बिताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? एल ड्यूमो, हार्डीमैन, बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब एम एन श्रीनिवास आया है तो इनके कॉन्सेप्ट्स और इनकी बुक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स में आती है। तो चलिए बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो बुक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें कि उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। फिर एक बुक आती है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। फिर नेक्स्ट बुक है इंडियाज विलेजेस, इंडियाज विलेजेस है। फिर नेक्स्ट बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये बुक हो जाएगी। फिर एक बुक है द रिमेंबर्ड विलेज, द रिमेंबर्ड विलेज किसकी हो जाएगी? एम एन श्रीनिवास। फिर बुक है एक द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज, द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज। एंड लास्ट एक है विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी एम एन श्रीनिवास की, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं की बात करें तो एक हो जाती है संस्कृतिकरण की अवधारणा, दूसरी हो जाती है प्रभुत्व जाति, या जिसे हम प्रभु जाति या प्रभावी जाति भी कहते हैं, है ना, ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा। फिर उसके बाद पश्चिमीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, फैलाव की अवधारणा, ये सारे कॉन्सेप्ट, सारी अवधारणाएं एम एन श्रीनिवास की हैं। दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं जिनसे ज़्यादातर एग्जाम्स में
पूछा जाता है, वो है संस्कृतिकरण और प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट। इन दोनों पर ही क्लास ली गई है। प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से, दोनों की ही अलग अलग क्लासेस ली गई हैं, इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से जो भी बोला जाता है क्लासेस देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, आप लोगों को जो टॉपिक बताया जाता है उसे ज़रूर देख लिया करिए, एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। किसी समुदाय में जब एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सामाजिक विघटन, वैयक्तिक विघटन, श्वेतवसन अपराध, सांस्कृतिक विघटन। समुदाय में एक बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों के द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का जब प्रयास करने लगते हैं, तब ये क्या कहलाता है? तब ये कहलाएगा सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, ठीक है, ज़्यादातर टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं, कुछ ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इलियट एंड मेरिल ने सामाजिक विघटन के बारे में क्या कहा था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ग्रुप में, किसी समूह में के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में जो रिलेशंस पाए जाते हैं वे टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन हम कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉमन सोशियोलॉजी, अब ये बुक किसकी है? आंद्रे बेते, जेम्स फ्रेजर, रेमंड एरो, हेगल। देखिए सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराई गई थी, बताई गई थी क्लासेस में कि कौन कौन सी बुक्स है। बुक्स काफ़ी हैं, तो उसे आप लोग डेली 10-10, 20-20 कर करके आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एक साथ याद करने बैठेंगे नहीं हो पाएगी, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा सोशियोलॉजी के सोशियोलॉजी बुक, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नाम से। वहाँ उस फोल्डर में सारी जो क्लासेस ली गई थी इससे रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर रेमंड एरो हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये किसकी बुक हो जाएगी? एम.एन. श्रीनिवास, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह, पी.एच. प्रभु। एम.एन. श्रीनिवास, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह, पी.एच. प्रभु ऑप्शंस दिए गए हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बुक का नाम क्या है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर पी.एच. प्रभु हो जाएगा। पी.एच. प्रभु यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ये बुक किसकी है? जॉन ग्रांट, टी.आर. माल्थस, एम.एन. श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स। जॉन ग्रांट, टी.आर. माल्थस, एम.एन. श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस है। एन एसेस ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पर माल्थस हो जाएगा। माल्थस ऑप्शन बी राइट होगा। अभी कल कम्युनिटी पर एक वीडियो का लिंक शेयर किया गया था सोशल डेमोग्राफी के नाम से, सामाजिक जनांकिकी के नाम से। डेमोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? जनांकिकी बोला जाता है। तो आपके सिलेबस में चूँकि ये टॉपिक है, तो एक क्लास काफ़ी समय पहले ली गई थी जिसमें कि सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि माल्थस हो गया है ना, सैडलर की थियोरी, स्पेंसर की थियोरी, ड्यूमो की थियोरी, सारी जो भी थियोरीज थी उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एमसीक्यूज़ है, वो सभी एक क्लास में कराया गया था। अगर आप देख लेते हैं एग्जाम्स में तो सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा वो आपकी मतलब कि आपका पूरा ये जो टॉपिक है उस एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल ही वीडियो का लिंक शेयर किया गया था कम्युनिटी पर, आप लोगों को मिल जाएगा। चैनल की कम्युनिटी चेक करिएगा, वहाँ पर उस क्लास का जो लिंक है वो मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर माल्थस राइट है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। अब बुक का नाम क्या है? ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, टी.बी. बोटोमोर, ए.डी. रॉस। एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, टी.बी. बोटोमोर, ए.डी. रॉस ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा ए.डी. रॉस। ए.डी. रॉस, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग, ए.डी. रॉस यहाँ पर राइट है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची जो 6ठी है वो किससे संबंधित है? 6th अनुसूची किससे रिलेटेड है? अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर अल्पसंख्यकों से। तो जो अनुसूची 6 नंबर की है, 6ठी अनुसूची है, 6th अनुसूची है, वो एसटी से रिलेटेड है, अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया? 1950, 1952, 1954 या फिर 1957? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था? 1950, 1950, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा जोड़ा यानी कि युग्म सही नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए, अक्सर लोगों की यहाँ पर गलती हो जाती है प्रश्न को पढ़ने में, यानी कि सही और गलत में कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। AR देसाई महुआ, BS कोहेन माधोपुर, MS गोरे रामपुरा, रॉस बेंगलोर। तो यहाँ पर अध्ययन से रिलेटेड है, किसका कहाँ पर फील्ड वर्क रहा है, तो कौन सा सही नहीं है? रामपुरा, MS गोरे का रामपुरा पर नहीं था, रामपुरा पर किसका था? MN श्रीनिवास का था। ठीक है, MN श्रीनिवास ने वहाँ पर फील्ड वर्क किया हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा जा रहा है। भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य GS घुरिये, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य SC दुबे, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ल्यू ड्यूमो, दलितवादी परिप्रेक्ष्य BR अम्बेडकर। गलत पूछा गया है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ल्यू ड्यूमो, यहाँ पर ऑप्शन सी गलत होगा। ठीक है, जो ड्यूमो है ये भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित हो जाएंगे ल्यू ड्यूमो भी। ठीक है, और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से अगर हम संबंधित बात करें तो इसमें DP मुखर्जी, AR देसाई वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, DP मुखर्जी, AR देसाई मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में आ जाएंगे, ल्यू ड्यूमो भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन्हें संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी कहा जाता है? लेवी स्ट्रॉस, अल्थुजर, देरिदा, गिड्स। स्ट्रॉस, अल्थुजर, देरिदा, गिड्स ऑप्शंस दिए गए हैं। संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी इनमें से किसे कहा जाता है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी अल्थुजर, अल्थुजर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये नव मार्क्सवादी आते हैं, नव मार्क्सवादी के अंतर्गत आते हैं। रीडिंग कैपिटल इनकी एक बुक रही है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा या फिर दहेज प्रथा। शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है? कब पारित हुआ था? वर्ष आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बाल विवाह से रिलेटेड है। बाल विवाह ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लड़कों की आयु कितनी रखी गई थी? 18 रखी गई थी, और जो लड़कियां थी उनकी आयु कितनी रखी गई थी? 14 वर्ष। ठीक है, वर्ष भी याद रखिएगा। 18 वर्ष लड़कों की निर्धारित की गई थी और लड़कियों की विवाह की जो आयु है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? किसका मत है कि मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है? अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, AR रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की। अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, AR रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोव्स्की ऑप्शंस दिए गए हैं। मानव समाज का विज्ञान अभी अति शैशवावस्था में है, यह किसका कहना है? सही यहाँ पर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन, AR रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा। इनकी बुक क्या है? अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज ये इनकी बुक है। चलिए आगे देखते हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, अब ये बुक किसकी हो जाएगी? अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये बुक किसकी हो जाएगी? AM शाह, KM कपाड़िया, MS गोरे, IP देसाई ऑप्शंस दिए गए हैं। AM शाह, KM कपाड़िया, MS गोरे, IP देसाई। तो अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज ये बुक हो जाएगी MS गोरे की। MS गोरे ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया, जिसका कारण है धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या प्रथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या प्रथा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया, जिसका कारण क्या है? कन्या प्रथा है। कन्या प्रथा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए हैं उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? बताइए यहाँ पर सही क्या होगा?
सही क्या होगा यहाँ पर? किसका कहना है आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए हैं उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? इस तरीके का प्रश्न नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेयरस्टेट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वेबलन ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट वाला कार्ल मार्क्स की जब क्लासेस ली गई थी तो उसमें आप लोगों को अभी भी बताया गया था कि एक क्लास इनके महत्वपूर्ण कथन से संबंधित थी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं ना, आज तक के जो भी समाज अस्तित्व में आए उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का रहा है, या दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, धर्म जनता के लिए अफीम है ना। इस तरीके से और भी कथन जो हैं उन सभी को एक ही क्लास में कंप्लीट कराया गया था। तो कार्ल मार्क्स वाला ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात की गई है। देखिए, कास्ट सिस्टम, इससे रिलेटेड एक क्लास ली गई थी कि जाति व्यवस्था होती क्या है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है समाजशास्त्री ने जो कहा है कास्ट सिस्टम के बारे में, प्लस उनसे रिलेटेड जो MCQs हैं उन सभी को एक ही क्लास में कंप्लीट कराया गया था। उसका भी कम्युनिटी पर उस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर देखकर आप लोग बताइए सही क्या होगा। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है वो होकार्ट एंड सेनाट ने दिया है। जाति उत्पत्ति का जो आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत है वो हट्टन का है। चतुर्युक्ति या जो ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत है जाति व्यवस्था का, वो किसका हो जाएगा? अबे डुबाई का हो जाएगा, घुरिया और अबू डुबाई। और जो व्यावसायिक सिद्धांत है या पेशा का सिद्धांत है जाति व्यवस्था का, वो नेसफेल्ड का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। अब ये बुक का नाम क्या दिया गया है? पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। किसकी हो जाएगी? हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलिन एंड गिलिन, एम.एन. श्रीनिवास। हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, गिलिन एंड गिलिन, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन कहा है। इस तरीके से आता है, पूछा जाता है किसने कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड का ही है। ठीक है, तो लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट, लिटिल कम्युनिटी यानी लघु समुदाय की अवधारणा। फिर लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा, यानी कि लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा? अवधारणा लघु परंपरा और दीर्घ या बृहद परंपरा की, रॉबर्ट रेडफील्ड की। फिर कृषक समाज, कृषक वर्ग नहीं है, कृषक वर्ग की अवधारणा किसी और की है, कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। फिर इसके अलावा लोक संस्कृति की अवधारणा, लोक समाज की अवधारणा, ये सभी सारी जो अवधारणाएं बताई गई हैं वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? सोशल फैक्ट पर का जो अध्ययन स्टडी है उस पर किसने बात की है? ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर। तो इसमें तो टाइम नहीं लगेगा ना, सबको पता है इमानुएल दुर्खिम का ये कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट का, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये बुक किसकी हो जाएगी? गुडे एंड हॉट, P.V. यंग, C.A. मोजर। गुडे एंड हॉट, P.V. यंग, C.A. मोजर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये बुक हो जाएगी P.V. यंग की। P.V. यंग की हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्री ने उत्तर भारत के गांवों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक गांव अनेक गुटों में विभक्त है। S.C. दुबे, G.S. घुरिये, I.P. देसाई, ऑस्कर लेविस। S.C. दुबे, G.S. घुरिये, I.P. देसाई, ऑस्कर लेविस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने उत्तर भारत के गांवों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक गांव कई गुटों में विभक्त है?
ऑस्कर लेविस। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा इन्होंने दी है। जजमानी व्यवस्था पर इनका अध्ययन रहा है। जजमानी व्यवस्था को एक शोषणकारी संस्था बताया था। जजमानी व्यवस्था यानी जजमानी सिस्टम, इसकी बात इसकी जो क्लास है वो भी ली गई थी। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर नहीं मिलेगा, एक क्लास चुकी थी तो इसका फोल्डर नहीं बनाया गया था। आप लोग सर्च करिएगा गोल टू सक्सेस जजमानी सिस्टम के नाम से, तो आपको क्लास मिल जाएगी और उसका भी लिंक कम्युनिटी पर आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जजमानी व्यवस्था की अगर बात करें तो सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? विलियम वाइजर ने किया था। यूपी के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन था और वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को एक प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। लेविस क्या बता रहे हैं? एक शोषणकारी व्यवस्था बता रहे हैं। इस वजह से कहते हैं ये, क्योंकि इनका ये कहना था कि जो उच्च जातियां होती हैं वो निम्न जातियों का शोषण करती हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्कर लेविस होगा। चलिए आगे देखते हैं। गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। अब ये किसका तर्क है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। गांव व नगर दोनों ही समान हैं, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही यहाँ पर हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया? समनर, टॉनीज, रॉस, जिन्सबर्ग। अमेरिकन समाजशास्त्री है जिन्होंने संस्था के उद्विकास की बात की है। राइट आंसर समनर हो जाएगा। समनर नृजाति केंद्रवाद की भी अवधारणा इन्होंने दी हुई है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की भी बात इन्होंने की है। फोकवेज इनकी बुक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।